हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी पहले 11th क्लास में हुआ करती थी, अब ये 12th क्लास में आ चुकी है। तो बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का, पहले तो समझ में आ गया होगा चैप्टर के नाम से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या मतलब है इसका? इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था। ईव मतलब होता है शाम, और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। तो जिस दिन हमारी आज़ादी हुई थी वो शाम हमारी कैसी थी? यानी कि भारत का आज़ादी जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 की जो शाम थी भारत के लिए, वो कैसी थी? इसका मतलब कि यहाँ पर शाम का मतलब ये नहीं कि मतलब हम कुछ और बताएं, यहाँ पे शाम का मतलब ये है देश की स्थिति कैसी थी उस टाइम पे, देश की कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन को, यानी कि उस दिन 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, तो उस दिन हमारे देश की शाम कैसी थी। तो बच्चों इस बात को समझने के लिए हमें इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की स्थिति कैसी थी। एग्रीकल्चर मतलब खेती। ठीक है, तो खेती की हालत क्या थी। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, हमारे देश में उद्योग की क्या हालत थी। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया का फॉरेन ट्रेड विदेशों के साथ कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक चीज़ें, आधारिक संरचना जिसको बोलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती है, ये बाद में बताऊंगा इसके बारे में। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको बोलेंगे जनांकीय संरचना, इसका मतलब था जनसंख्या की विशेषताएं बतानी होती है, यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब हम यहाँ पे व्यावसायिक ढांचा पढ़ेंगे कि भारत में कितने लोग किस फील्ड में काम करते थे, मतलब एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे थे। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग लगे थे। ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर में कितने लोग लगे थे, तो इसके बारे में बात करेंगे, व्यावसायिक ढांचा। और फिर बात करेंगे पार्टीशन ऑफ कंट्री, मतलब हमारे देश के बंटवारे की। तो बच्चों इस चैप्टर्स को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी हम 7 पार्ट्स में इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, चलो कुछ बातें और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, इतना तो सबको पता है। ठीक है, अब कुछ बातें हम समझते हैं। हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में ही आ गई थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, व्यापार के मकसद से आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, भारत के कई राज्यों पे हमला कर करके उसे गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भारत पूरी तरह से गुलाम कब बना? बक्सर के युद्ध के बाद, मतलब 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद भारत जो था वो लगभग पूरी तरह से गुलाम बन चुका था। उससे पहले पूरी तरह से गुलाम नहीं था, गुलाम तो पहले से ही बन चुका था लेकिन पूरी तरह से नहीं था। लेकिन पूरा देश भारत जो था बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से गुलाम बन गया। अब हम बात करते हैं कि भारत कितने बार गुलाम बना। तो बच्चों भारत बहुत बार गुलाम बना है। जैसे एक बार वास्को डी गामा आया था, वो भारत से, उसने मतलब वो एक डाकू था, वो आया, वो भारत से काफ़ी कुछ लूट के ले गया। मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। फिर वो कम से कम लगभग 7 पानी के जहाज़ भर के असरफियाँ सोने के सिक्के लेके गया। फिर दोबारा आया, फिर 10-11 फिर लेके गया, 10-11 जहाज़ सोने के सिक्के भर के। फिर आया, फिर काफ़ी सारा सोना, फिर 10-11 जहाज़ फिर लेके गया। तो मतलब यानी कि वास्को डी गामा ने भारत को कई बार लूटा। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, ठीक है, उन्होंने भी लूटा। फिर मुग़ल आए, उन्होंने भी लूटा। ठीक है, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी लूटा। मतलब लगभग भारत 4-5 बार गुलाम बन चुका है। वैसे ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा से पहले भारत गुलाम नहीं बना, उससे पहले भी भारत कई बार गुलाम बन चुका है। लेकिन मेनली वास्को डी गामा जब आया, यानी कि हम कह सकते हैं पुर्तगालियों ने हमें, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, मुग़ल और अंग्रेज, लगभग हम 5 बार गुलाम बने। यानी कि भारत जो थी पहले एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन जो भी आता लूट लूट के लेके जाता था। मतलब डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, मुग़ल हो गए, अंग्रेज हो गए। अब खुद ही सोचो, सब लूट लूट के लेके जा रहे थे। तो बच्चों देखो, सब लूट के लेके गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से लूटा वो अंग्रेज़ों ने लूटा। अंग्रेज़ों की लूटने की पॉलिसी थोड़ी सी अलग थी।
क्या पॉलिसी थी अंग्रेजों की लूटने की? इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया, मतलब बाकी जो देश थे वो आए, उन्होंने हमला किया, हमला करके लूट के लेके चले गए। और मतलब कुछ कुछ और भी थे जिन्होंने ज़्यादा टाइम राज नहीं किया, कोई 70 साल, कोई 80 साल ऐसे राज करके भारत पे गए। लेकिन अंग्रेजों ने लगभग 200 साल भारत पे राज किया। और राज करने के बाद इन्होंने क्या किया, भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बुरी तरह से लूट के लेके चले गए, कुछ नहीं छोड़ा। जब भारत की जान खत्म हो चुकी थी, भारत के अंदर कुछ नहीं बचा था, तब उन्होंने भारत को आज़ाद किया। जब उनको लगा अब भारत से कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है, भारत के अंदर कुछ भी नहीं रहा लूटने लायक, तब जाके उन्होंने भारत को छोड़ा। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कि भाई भारत की एग्रीकल्चर, सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे कि इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, हाँ तो बच्चों फिर अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, 7 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को समझने के लिए हमने इस चैप्टर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला पार्ट है वो है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि हम सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे कि आज़ादी की शाम यानी 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था, तो वो शाम, उस शाम को हमारे कृषि की क्या हालत थी। ठीक है, तो बच्चों कृषि की अगर हालत की बात करें तो इस बात को हम समझते हैं, इसके 4 पॉइंट्स बने हैं। पहला है सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे जीवन निर्वाह कृषि। अब ये जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन? तो हमारे एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट फीचर था वो था सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन। तो अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन क्या है, तो बताता हूँ मैं, ध्यान से समझना। बच्चों किसान क्या करते थे, पहले अनाज उगाते थे और अनाज उगा के वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते थे। मतलब जैसे कि उन्होंने गेहूँ उगाया, चावल उगाया, दाल उगाया या सब्जियाँ उगाई, इस तरीके से वो काफ़ी कुछ उगाते थे। लेकिन उगाने के बाद वो उसको मार्केट में बेचा नहीं करते थे। मतलब उन्होंने उगाया, उन्होंने फसल को उगाया, पैदा किया, लेकिन उस फसल को उगा के पैदा करके उन्होंने क्या किया, मार्केट में बेचा नहीं, वो खुद खा लिया, खुद ही यूज कर लिया। तो मतलब ये, इसका मतलब इससे ये बात हमें क्लियर होती है कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। किसान इतना अनाज भी पैदा नहीं कर पाते थे कि वो मार्केट में बेच पाएँ, यानी वो अनाज बहुत ही कम पैदा कर पाते थे, बहुत ही कम प्रोडक्शन था। तो इसका मतलब उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर की एक फीचर थी, क्या थी, सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन यानी जीवन निर्वाह कृषि। यानी कि किसान अनाज उगाता था सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए और अपने गुजारे के लिए। ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन वो नहीं करता था। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, थोड़ा रीड कर दूं क्या? चलो बच्चों थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। इसमें लिखा है सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन में, एग्रीकल्चर वाज ए सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन एंड ए वे ऑफ लिविंग। एग्रीकल्चर एक सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन था, ठीक है, और एक यही लिविंग का एक तरीका था। ए सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन इज वन वेयर द सोल एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड देयर बाई मेक लिविंग आउट ऑफ इट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते थे, खुद के खाने के लिए प्रोड्यूस करते थे और उसी से वो जीते थे। फार्मर वुड प्रोड्यूस नॉट टू सेल हिज प्रोड्यूस इन द मार्केट। मतलब कि वो जो प्रोड्यूस करते थे वो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं करते थे, मतलब मार्केट में सेल नहीं करते थे। ही वुड ऑलवेज प्रोड्यूस सोनली फॉर हिज ओन कंजम्पशन। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, ओन मतलब खुद का पेट भरने के लिए प्रोड्यूस करते थे। किस लिए प्रोड्यूस करते थे? ऑन कंजम्पशन। ठीक है, सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए वो ही प्रोड्यूस किया करते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन फार्मर्स कंसंट्रेटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। यानी कि आज़ादी के टाइम पर जो इंडिया के जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना सारा कंसंट्रेशन लगाया
किस पे? फूड क्रॉप्स पे। बच्चों फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? फूड क्रॉप्स का मतलब होता है खाने की चीज़ें, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, बाजरा। तो इंडियन फार्मर्स किसकी खेती करते थे? फूड क्रॉप्स की, मतलब खाने पीने की चीज़ों की ही प्रोडक्शन करते थे। ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था। नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर क्या आता है बच्चों? नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर आता है जूट, कॉटन, और इसके अंदर सिल्क बोल लो, और इस तरीके से ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, एटसेट्रा। तो देखो बच्चों, जैसे जूट जिसे बोरे वोरे बनते हैं, कॉटन सूती, सिल्क रेशम, ऑयल सीड्स का मतलब होता है वो बीज जिनसे ऑयल निकलता है, जैसे सरसों हो गया, सरसों से ऑयल निकलता है। ठीक है। इसी तरीके से तिल हो गया, तिल से ऑयल निकलता है। नारियल हो गया, नारियल से ऑयल निकलता है। स्पाइसेस मतलब मसाले। तो बच्चों ये फूड नहीं है, जूट कोई फूड नहीं है, कॉटन कोई फूड नहीं है, सिल्क कोई फूड नहीं है, ऑयल सीड्स कोई फूड नहीं है, स्पाइसेस मतलब मसाले, ये कोई फूड नहीं है। तो उस वक्त हमारे देश में जो किसान थे वो क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे सिर्फ फूड क्रॉप्स को। फूड क्रॉप्स में क्या आ गया? वीट यानी गेहूँ, ठीक है, चावल, दाल, सब्जी, मतलब इनका ही प्रोडक्शन करते थे। फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, नॉन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत कम करते थे। आगे लिखा है नॉन फूड क्रॉप्स लाइक कॉटन, ऑयल सीड एटसेट्रा वर ऑल्सो यूज टू बी प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब प्रोड्यूस तो होता था नॉन फूड क्रॉप भी, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में। नॉन फूड का मतलब होता है ये मतलब फूड नहीं होते ये। ठीक है। तो देखो जूट, कॉटन, सिल्क, ऑयल सीड और स्पाइसेस मसाले, और ऑयल सीड्स मतलब जिससे मतलब ऑयल निकलता है, जैसे सरसों से ऑयल निकलता है, तो ये सब फूड नहीं है। तो इनका प्रोडक्शन भी होता था लेकिन बहुत कम होता था। आगे लिखा है और जो होता भी था इनका प्रोडक्शन वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था। आगे लिखा है वट एवर लिटिल सरप्लस ऑफ द प्रोड्यूस अवेलेबल विद द फार्मर्स वॉज यूज टू बी सोल्ड टू लोकल ट्रेडर। किसान क्या करते थे बच्चों? पहले खुद का पेट भरते थे, अनाज उगाते थे, खुद का पेट भरते थे, खुद खाते थे। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो कहीं बाहर जाके अच्छे से किसी बढ़िया जगह पे बेचते नहीं थे, वो गांव के लोकल ट्रेडर जो गांव के बनिए होते थे उनको जाके सस्ते रेट पे बेच दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत बचता था वो लोकल ट्रेडर को बेच देते थे। ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब समझ आ गया कि एग्रीकल्चर की कंडीशन कितनी बुरी थी। सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए ही लोग खेती करते थे, मार्केट में बेचने के लिए खेती नहीं करते थे। सेकंड नंबर पे आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों प्रोडक्टिविटी की हालत तो बहुत बुरी थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है बच्चों 1 हेक्टेयर ज़मीन पर कितने किलोग्राम अनाज पैदा किया जा सकता है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्टिविटी की तो क्या है प्रोडक्टिविटी? ठीक है। तो बच्चों प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक हेक्टेयर लैंड पर, मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन पर, 1 हेक्टेयर खेत पर कितना अनाज पैदा हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो बच्चों 1 हेक्टेयर लैंड पे ये प्रोडक्शन होता है। जैसे मैं बताता हूँ 1947 में 1 हेक्टेयर ज़मीन पर, ठीक है, रुको इसको मैं इस तरीके से समझा दूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1947 और यहाँ लिख देता हूँ, मान लो ये 2013 और 14 के डेटा है, और ये गेहूँ है, वीट, और यहाँ लिख देता हूँ राइस। तो 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 660 किलोग्राम वीट पैदा होता था 1947 में। उतनी ही ज़मीन पर, मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 2013-14 में 3075 किलो वीट पैदा होने लग गया। एक बात सोचो, ज़मीन उतनी ही है। 1947 में भी हम 1 हेक्टेयर ज़मीन का इस्तेमाल करते थे
और 2013-14 में भी 1 हेक्टेयर ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा था। 1947 में 1 हेक्टेयर ज़मीन पर हम वीट सिर्फ 660 किलो ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन 2013-14 में उतनी ही ज़मीन पर, सेम ज़मीन का एरिया बढ़ा नहीं, ज़मीन उतना ही, सेम 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 3075 किलोग्राम हम अनाज पैदा कर पाए। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी उस वक्त 1 हेक्टेयर ज़मीन की बहुत कम थी, आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो चुकी है। राइस की बात करें तो उस वक्त 1 हेक्टेयर ज़मीन पे हम 110 किलो राइस प्रोड्यूस कर पाते थे, और आज नहीं, 2013-14 के डेटा मेरे पास है, तो 2013-14 में 2424 किलो हम राइस प्रोड्यूस कर पाए 1 हेक्टेयर ज़मीन पर। अब बच्चों ध्यान से समझना इस बात को। प्रोडक्टिविटी और एक प्रोडक्शन में फ़र्क होता है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है देश में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, यानी देश में जितनी भी ज़मीन है उस टोटल ज़मीन पे जो प्रोडक्शन हुआ वो टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन हमें प्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पे हमारे प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी है। तो उस वक्त 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 1947 में वीट 660 किलो प्रोड्यूस हो पाता था, लेकिन 13-14 में 3075 किलो प्रोड्यूस हो पाया। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, 1 हेक्टेयर ज़मीन की कैपेसिटी बढ़ गई। राइस 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 110 किलो हो पाता था, जो 13-14 में 2424 किलो 1 हेक्टेयर ज़मीन पर हो गया। तो प्रोडक्टिविटी बच्चों पहले बहुत कम थी। थोड़ा सा रीड करता हूँ, सुनना ध्यान से। प्रोडक्टिविटी क्यों कम थी? तो बच्चों प्रोडक्टिविटी कम का सबसे बड़ा कारण था कि हम ओल्ड फैशन, मतलब पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। जैसे हल का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। आज के टाइम पे हल का इस्तेमाल नहीं, आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे ट्यूबवेल मशीन भी आ गई हमारे पास, थ्रेसर मशीन आ गई, और भी पता नहीं कितनी तरह की मशीन आ गई हमारे पास। लेकिन पहले कोई मशीन टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। थोड़ा रीड करते सुनना। लॉ लेवल प्रोडक्टिविटी, इसमें लिखा है एग्रीकल्चर वाज आउटडेटेड एंड बैकवर्ड। बच्चों हमारा जो एग्रीकल्चर था ना वो आउटडेटेड था, मतलब पुराना था, काफ़ी पुराने तरीके से हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो प्रोडक्टिविटी तो कम होगी एंड बैकवर्ड, और काफ़ी हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड था। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन वर यूज वर ओल्ड एंड इनएफिशिएंट। हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते थे वो मेथड बहुत ही पुराना था। हम पुराने ज़माने के मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे एग्रीकल्चर में 1947 में, और इनएफिशिएंट, और जो मेथड थे वो इनएफिशिएंट थे। ऐसे मेथड थे जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, और टाइम भी ज़्यादा लगता था, प्रोडक्शन भी कम होता था, और खर्चे भी ज़्यादा आते थे। द इम्प्लीमेंट्स वर ओल्ड फैशन, मतलब हम जो भी इम्प्लीमेंट्स लगाते थे, जो भी सामान लगाते थे एग्रीकल्चर में, सब ओल्ड फैशन वाले थे। ओल्ड फैशन मतलब पुराने ज़माने के सामान लगा रहे थे। नो फर्टिलाइजर्स वर यूज एंड द सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स वाज ऑलमोस्ट अननोन। मतलब हम उस टाइम पे बच्चों हमारे देश के किसानों को फर्टिलाइजर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। वो क्या करते, पशुओं के गोबर, जैसे गाय के गोबर, जिसको मेन्योर बोलते हैं, खाद बोलते हैं, तो गाय के गोबर का इस्तेमाल या पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में। उनको फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होते हैं, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की उनको नॉलेज नहीं थी, तो वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है, और बहुत कम करते थे। और उनको रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में भी पता नहीं था, ना तो वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है बहुफसली। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? इसका मतलब होता है कि जैसे हमने आज गेहूं उगाया है तो कल चावल उगाएंगे, अगले मतलब कुछ टाइम बाद फिर चावल उगाएंगे उसी ज़मीन पर, फिर उसके बाद दाल उगा लेंगे, फिर उसके बाद कोई सब्जी उगा लेंगे। तो बच्चों जब एक ही ज़मीन पे फसल को अलग अलग फसल उगाई जाती है तो इससे क्या होता है, जो ज़मीन है इसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, मतलब ज़मीन की फर्टिलिटी हमेशा बनी रहेगी अगर हम फसल बदल बदल के उगाएं। लेकिन हमारे देश के किसानों को पता नहीं था कि रोटेशन ऑफ क्रॉप नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो लोग क्या करते थे, जैसे गेहूं इस साल उगाए तो अगले साल भी गेहूं उगा दिया, उसके अगले साल भी गेहूं उगा दिया, उसके अगले साल भी गेहूं उगा दिया। तो इससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होती चली जा रही थी। सो द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, देखो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड पे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। वाज एक्सट्रीमली लो, मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम थी, ठीक है बच्चों। आगे लिखा डिस्पाइट ऑफ लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन द लेवल ऑफ
एग्रीकल्चर आउटपुट वाज लेस देन इट्स डिमांड, मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की जितनी डिमांड थी आउटपुट उससे कम थी। हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा था, लार्ज एरिया था, एग्रीकल्चर की ज़मीन बहुत सारी थी। बच्चों आज़ादी के टाइम पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 40, 42, 45 करोड़ के आसपास ही पॉपुलेशन थी। 40 से 45 करोड़ के आसपास ही पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन इतनी कम थी लेकिन फिर भी इतना अनाज और ज़मीन हमारे पास बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। तीसरा, एग्रीकल्चर की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। बच्चों हम लोग रेनफॉल मतलब बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। क्यों डिपेंड थे? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कोई इरिगेशन की फैसिलिटी हमें नहीं दी। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों सिंचाई के साधन, जैसे उन्होंने कोई नहर नहीं बनाए, कोई ठीक है नहर नहीं बनवाए या कोई कुएं नहीं खुदवाए जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए और उस पानी से हम अपनी खेतों की सिंचाई कर दें। तो हमारे पास खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी की कोई सुविधा नहीं थी, यानी इरिगेशन की फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ता, बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता था। बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अगर सूखा पड़ गया तो सारा फसल बर्बाद, बाढ़ आ गया तो भी सारा फसल बर्बाद। और बहुत ही किस्मत होती थी अच्छी कि कभी कभी अच्छी बारिश होती थी, वरना चाहे तो सूखा पड़ता था या फिर बाढ़ आता था। तो हमारे देश के किसान बारिश पे डिपेंड थे कि बारिश होगी तो फसल बोएंगे और बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं बोएंगे। सोच के देखो, बारिश होगी तो फसल बोएंगे और नहीं होगी तो नहीं होंगे, बिल्कुल कंटिजेंसी थी बिल्कुल एक। लिखा द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज हाईली वल्नरेबल। हमारा एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ही वल्नरेबल थी। वल्नरेबल का मतलब था बच्चों उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर वाज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो रेनफॉल पे मतलब बारिश के ऊपर पूरा डिपेंड था। बारिश होगी तो ही हम फसल बो पाते। नो एफर्ट्स वर मेड बाय द ब्रिटिश रूलर्स टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ब्रिटिश रूलर्स ने कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के स्थायी साधन उन्होंने नहीं लगवाए। उनको क्या करना चाहिए था, कोई कुएं बनवा देते, कोई नहर बनवा देते, यानी सिंचाई के एक स्थायी साधन बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और बच्चों लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशंस। क्या होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। देखो बच्चों, अंग्रेजों ने क्या किया, सारे किसानों की ज़मीन छीन ली और ज़मीन छीनने के बाद किसी एक को दे दिया, और ज़मीन छीनने के बाद किसी एक को दे दिया, उनका नाम रखा गया जमींदार। बात समझ आई? अंग्रेजों ने किसानों की ज़मीन किसानों से छीन ली और किसानों की ज़मीन किसानों से छीन के किसी एक को दे दी और उसका नाम रख दिया जमींदार। ठीक है। और इनको जमींदार, इनको हम लैंडलॉर्ड भी बोलते थे, लैंडलॉर्ड भी बोलते थे। अब क्या था कि जितने भी किसान हुआ करते थे, मान लो ये कुछ किसान हैं, ठीक है, तो ये किसान जो थे इनको जब खेती करनी होती थी, भाई हमारे आज़ादी के टाइम पे लगभग हमारे देश में मैक्सिमम लगभग 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी और लगभग टोटल वर्क फोर्स लेबर फोर्स का 72% एग्रीकल्चर करता था, क्योंकि कोई दूसरा काम धंधा बिल्कुल नहीं था। आगे बताऊंगा काम धंधा क्यों नहीं था। अंग्रेजों ने घरेलू उद्योग सारे छोटे मोटे उद्योग खत्म कर दिए थे, तो कोई दूसरा काम धंधा नहीं था हमारे पास। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। अब एक बात तो, एक इंसान को अपनी बीवी का पेट, बच्चे का पेट, अपने माँ बाप का पेट तो भरना ही है, तो उसको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। काम धंधा कुछ था ही नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, कोई दूसरा काम नहीं था, तो एक ही काम बचा, एग्रीकल्चर। तो क्या होता था, ये बेचारे फार्मर्स मजबूर होते थे, ये फार्मर्स जाते थे इनके पास कि हमें ज़मीन दे दो। तो ज़मींदार कहते ठीक है ज़मीन तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस ज़मीन का किराया लेंगे हम तुमसे। इसी किराए को बोलते थे बच्चों लगान, इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। इन्होंने कहा ठीक है हम ज़मीन तुम्हें दे देंगे, लेकिन हम ज़मीन का रेंट लेंगे, मतलब लगान लेंगे तुमसे। लगान नाम से फेमस था, चाहे तो उसको तुम टैक्स बोल दो कि ज़मीन के ऊपर एक टैक्स था ये, ठीक है, चाहे तो तुम इसको ज़मीन का किराया बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब एक ही था। ठीक है, तो क्या था कि इन्होंने कहा हम ज़मीन देंगे लेकिन बदले में तुमसे क्या लेंगे, किराया लेंगे। अब होता क्या था, ये है गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ज़मींदार से कि हमें एक फ़िक्स अमाउंट चाहिए, मतलब हमें एक फ़िक्स अमाउंट चाहिए, हम ज़्यादा न तो ज़्यादा मांगेंगे न ही कम मांगेंगे, हमें एक फ़िक्स अमाउंट दो और हमें एक फ़िक्स डेट पे पैसे चाहिए।
मतलब हमें फिक्स अमाउंट दो और फिक्स डेट पे दो, ठीक है। और ज़मींदार को पूरी पावर दे दी गई कि भाई तुम किसानों से जितना वसूलना चाहो वसूलो। अब ज़मींदार अपनी मनमानी करने लग गए। ज़मींदार क्या करते थे, किसानों पे बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। खेती पे जो भी खर्चा, बीज पे खर्चा, खाद वाद पे जो खर्चा आता था या कोई दूसरे खर्चे आते थे एग्रीकल्चर पे, ज़मींदार उस खर्चे में 1 रुपया किसानों को कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। किसान अनाज पैदा करके लेके आता था, मैक्सिमम बच्चों लगभग 80-90% अनाज किसान ने जो भी अनाज पैदा किया उसका 80-90% अनाज ज़मींदार हड़प ले लेते थे उनसे। और जो किसान इसका विरोध करता था उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है। उनको मना कर दिया जाता था कि भाई अब से ये ज़मीन तुम्हें नहीं मिलेगी, ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो बेचारे मजबूर किसान मजबूर होते थे, लास्ट में मजबूरी में तैयार हो जाते थे, ठीक है भाई करने को तैयार हैं, ठीक है। ये इनकी बात मान लेते थे, जितना ये मांगते थे उतना इनको देना पड़ता था। और गवर्नमेंट इनसे फिक्स डेट पे पैसे मांगती थी। और अगर कोई ज़मींदार गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे नहीं दे पाता था तो गवर्नमेंट क्या करती, उस ज़मींदार को हटा के किसी और को ज़मींदार बना देती, ठीक है। तो अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों फार्मर्स को बोला गया टेनेंट बोला गया। टेनेंट एक तरह से किराएदार होता है, शेयर क्रॉपर बोल लो, ठीक है, किराएदार होता है एक तरह से। तो ज़मीन पे किराए पे ही खेती करते थे ये। तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, मतलब मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन था इनके बीच में। तो इसलिए एग्रीकल्चर की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई। थोड़ा सा रीड करते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। लिखा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ऑनर ऑफ लैंड मतलब लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, वर नॉट द एक्चुअल टीलर ऑफ द सॉइल। टीलर किसे कहते हैं बच्चों, टेनेंट को टीलर्स भी बोल सकते हैं हम। टीलर्स जो खेती करते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, ये खेती नहीं करते थे, ये टीलर्स नहीं होते थे। दे वर क्रॉप शेयरर। क्रॉप शेयर मतलब अनाज जो भी ये उगाएंगे, जो भी क्रॉप ये पैदा करेंगे, जो भी फसल ये पैदा करेंगे, उस फसल में ये हिस्सा मांग लेंगे। तो ये क्रॉप शेयरर होते थे। एंड सेल्डम शेयर्ड द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। और जो भी आउटपुट पे खर्चा आता था कभी भी नहीं देते थे। मतलब फार्मर्स आउटपुट पे जो भी खर्चा करेगा, उस आउटपुट पे खर्चा जो भी होता था जमींदार कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। दे ऑलवेज रिमेन इंटरेस्टेड टू कलेक्ट मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। और हमेशा ये मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन से एक तरह से टैक्स बोल लो, लगान बोल लो, एक ही बात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनसे वसूल करना चाहते थे। तो बच्चों अब समझ गए होंगे कि हालत कितनी बुरी थी एग्रीकल्चर की। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, एक तो हमारा एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस था, सिर्फ अपने गुजारे के लिए हम अनाज उगाते थे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हिंदी में जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को हिंदी में बोलेंगे उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता काफ़ी कम थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, इसका मतलब है वर्षा पर निर्भरता। और लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, इसको सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं जमींदारी प्रथा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास यहीं एंड होती है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है।